इससे ज्यादा डर हड्डी तो और किसी चीज से लगेगा नहीं। हड्डियां तो मिलेंगी अभी ना मैडम स्केलेटन लैब देखना वगैरह में। है। हाँ अर्चित क्या कह रहे हो? मैं क्या भी स्केलेटन देखना है मैम। हाँ वो स्केलेटन देखना, वो तुम्हें देख के हंसेगा, तुम उसको देख के हंसोगे, वो मजबूर है, तुम उसको मैम देख के खुश हो जाओगे। हमारे मैम बायो के लैब में हुआ करता था एक स्केलेटन, उसके साथ बड़े बच्चे खेलते थे, जैसे कि हाथ ऐसे लटका होता था, कहीं भी डालते, कभी उसके चेस्ट में ऐसे करके हाँ यार उसी का दोस्त हाथ है पे ये तो यूज अपना, करके। उससे डर थोड़ी ना लगता है, अस्थि पिंजर से डर थोड़ी ना लगता तुमको। हाथ ही मिला देते हैं मुझसे। उसके हाँ कोई बाद बात नहीं, स्कूल वालों ने हमारी फिर लैब में भी परेशान बहुत होकर के मैम शरारतें होती थी। उसको फिर स्कूल वालों ने परेशान होकर के शीशे में बंद कर दिया। और नहीं तो क्या पता चले तुम उसकी हड्डी पसलियां तोड़ दो, बताने के लिए नहीं वो कर सकते। ऐसा इसी से डर के स्कूल वालों ने बंद ही कर दिया। मैम हाँ जी, ये गिरधर मैम गोपाल क्या क्या कांग्रेचुलेशन चल रही है, सारी कांग्रेचुलेशन ये बस एचएपी में ही स्टार्ट हो जाती है हैं? गिरधर गोपाल आवाज आ रही है मेरी? मैम आपको बताने के लिए कर रहा है वो। अच्छा तो मुझे बताने के लिए कर रहा है कि यस आज मैम, तक इसलिए चैट एंगेजमेंट में हो लिख गई देते है। हैं जानबूझ के। अच्छा अच्छा चलो कोई मैम बात सुबह नहीं। से टाइम नहीं लगा उसको। अच्छा बिजी था बहुत ज्यादा है ना, एचएबी में बड़ा फ्री टाइम निकल आ जाता है हमारे पास, सब तो आता है सुबह से हमें। नेटवर्क इश्यू था मैम उसका। अच्छा देखो पूरी हमारे पास कुंडली है, क्या हो गया क्या नहीं, सारा ब्यौरा रखते हैं हम, है ना कार्तिक? सारे के सारे अपना दुख शेयर करते हैं हम ग्रुप में। हाँ जबरदस्त दुख शेयर होता है वहां यस पे, मैम पूरी रात में 1500 से ज्यादा मैसेज आ सहानुभूति दी जाते हैं जाती इनके। है इनके, और तुम भी तो उसी ग्रुप में हो, तुम्हारे दोस्त हैं ये। मैंने मैसेज चेक करता हूँ सुबह उठ के, बस नेट ऑन करना तो आधा घंटा तो इन्हीं के चले रहते हैं पूरी रात के मैसेज पर। हाँ ठीक है, तो वो अपना दुख जाहिर करते हैं ना, तुम्हें कोई दुख होगा नहीं, उनको बेचारों को दुख है, मिल बांट के कर लेते हैं वो। मैम चलिए हाँ जी, मैम हम लोग को तो एचएपी में मतलब इस तरीके से हड्डियों वगैरह ये तो देखने को मिलेंगे ओरिजिनल। क्यों अपने पास है नहीं है जो दूसरे पड़ोसी की निकाल के देखनी पड़ेंगी, खुद की भेड़ी है उसको देखो। नहीं मैम वो तो अपने पास है ही, बट जो प्रैक्टिकल में होता है वो। नहीं नहीं प्रैक्टिकल में वो जो स्केलेटन होता है वो अब रियल उसका नहीं होता, पहले के टाइम पे जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था तब वो जो आपका स्केलेटन होता था वो ओरिजिनल बोन से बना होता था, अब ओरिजिनल नहीं होता। मैम ऐसा क्यों? चले जाना शमशान घाट में, वहां पे मिल जाएगी तेरे को बहुत सारी। हमारे तो वो स्कूल के तो साथ भाई में रहने दे शमशान घाट भाई। था। वहां तो खोदना पड़ेगा ना। हाँ खोदना, पर शमशान घाट में खोदने की खो- जरूरत नहीं होती है। खोदना काहे पड़ेगा, वहां पे होगा ना गिरा हुआ, ये ऐसे देखो कौन फेंक के चला जाता है। तो जलाएंगे तो वहां पे गिरा नहीं होगा कि डूब जाएगा वो। सारा फ्री हो में जल गया जाएगा। डिस्कशन, हड्डियां पसलियां देखनी है ना, अपनी है हड्डियां देख लिया करो, हाथ लगा के मेरे पास है हड्डी बस काफी है, ठीक है? ज्यादा ही शौक है ना तो मैम फिर वो हड्डी देख लिया देखने के करो। चक्कर में हाथ ना काट लें। नहीं नहीं इतनी एक्सरे तो देख अकल लिया उनको करो भी है। अपना। ये देखो तो नए नए सोल्यूशंस है हर्ष शर्मा के पास, है ना? उनको देखने का इच्छा हो रही है तो। सोल्यूशन भी दे दें फिर। हाँ सही है, बस यही रह गया तुम्हें एचएबी में करने को, हेलो हाय हो जाएगी स्केलेटन के साथ। मैम चैट बॉक्स देखो एक बार। क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? अच्छा इंस्पिरेशन का असर मुझे दिखाई तो कहीं देता नहीं है, तुम तो हड्डी पसलियों के ऊपर चल जाते हो हैं, और मैम क्या लगे टीचर है हुए? इंस्पिरेशन सब्जेक्ट में। नहीं वो तो ठीक है, वो कह रहे ना इंस्पिरेशन मिलती है, इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम हड्डी पसलियों की तरफ पहुंच जाते हैं। यस मैम। हाँ बस कॉमेडी करवा लो जितनी मर्जी। इंस्पायर्ड है बहुत मैम। हड्डियों से? आपसे मैम। एचपी से। अच्छा मैम आपसे आपसे। कोई बात नहीं, वो मुझे पेपर में दिखाई दे जाएगा, फिर नंबर जब कम आएंगे ना फिर तुम भी बोलोगे देखो इतना करने के बाद भी मैडम नंबर नहीं देती हैं, पता नहीं तोड़ कहाँ दी लेकर मैम ने, जाएंगे हड्डियां तेरे तोड़ को। दी। हाँ बस वो बिना मारे टूट जाएंगी, तुम जैसे को कोई मारेगा पीटेगा थोड़ी ना, इतने बड़े बच्चों को, मार्क्स ही काफी हैं तुम लोगों के लिए।
देखो ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी मैम सारी जगह हर्षप्रीत ज़ॉम्बी। कुछ बोल रहा है। हर्षप्रीत का चैट बॉक्स में। यस मैम। हाँ, मैम वो बोल रहा है ठीक बोल टाइम रहा है पास हो गया। वो ठीक बोल रहा है। तुम लोग टाइम पास ज़्यादा करवाते हो, पढ़ने से ज़्यादा तुमको होता है, वो बातें कर लो बस जितनी मर्ज़ी। जिस दिन खुद नहीं होता इसका पढ़ने का मन, उस दिन खुद गप्पे मारता है। अच्छा, सबकी सारी तुम्हारे पास ब्यौरा है हर्षमरा, है ना? सारा ब्यौरा कौन मैं क्या करता है। आज ही कर रहा हूँ मैं बात, ऐसे तो मैं करता ही नहीं था। नहीं, अरे पता मैम तो वो तुम्हें सब कुछ ही है ना। मैम नहीं वो ऐसा वैसे है तो ना कि गप्पे तो मैं सुबह-सुबह जो इनकी आधे यही घंटे सुनता हूँ लगते मैं। हैं। हाँ दीपक, डॉक्टर दीपक। यस मैम। मैम वो ऐसा है ना कि सुबह-सुबह आधे घंटे लगते हैं चैट पढ़ने में ना हर्ष को, इसलिए। अच्छा, भाई इतना टाइम नहीं, तो 9 बजे तो सो के ही उठता हूँ मैं। देखो तो ये लगती है फर्स्ट क्लास 9 बजे सोते-सोते। आज ही उठा मैम। वैसे अच्छा। मैं सुबह उठ जाता हूँ 5 बजे, नहाता भी हूँ, पर आज लेट हो गया थोड़ा-सा। हाँ, अब अगर हमारा दिनचर्या खत्म हो गया तो हम थोड़ा एचपी डिस्कस कर ले, बाद में मत कहना कि मैम हमारा टॉपिक रह गया था, रिवीजन नहीं हुआ, वरना रिटन टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी मैं। फिर बिल्कुल तुम्हारे मैम। मैम रिवीजन करते हैं। रिटर्न ही दे दो हाँ, मैम आप, रिटर्न में ठीक रहता है। नो मैम रिवीजन सही करा रहे थे हम कल आप। बढ़िया। हाँ, ये देखो हम बच गए ना लिखने से, क्यों अंकित? नो मैम मतलब काफी मतलब आरईएस वगैरह में पंगा हाँ था। हाँ 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 बेटा, ये जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, टीचर भी कभी जो है ना आपके आसपास ही रहा होता है स्टूडेंट बन के, तो मालूम होता है उसको कितना समझ में मैम आता है डिस्कशन में। हाँ जी। मैम आपके पास यूट्यूब चैनल भी है क्या? यूट्यूब चैनल मतलब मेरा अपना? यस मैम। नहीं, मेरा अपना नहीं है। इतना वेला टाइम नहीं निकल पाता मेरे पास। दिखाती हो ना, आप इंपीरियल दिखाते हो, वो यूट्यूब पे मिल रहे हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, वो मैं यूट्यूब से ही उठा के तुम्हें दिखाती हूँ, कि जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे समझ आ जाए वो चीज तुम लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा अपना नहीं है। ओके मैम। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कल आपका ये आरएएस और मैप काइनेस पाथवे को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो इसमें हमने ये प्रोसेस पढ़ ली थी कि व्हाट इज आरएएस, ठीक है? उसमें कौन कौन से एसेसरी प्रोटीन्स होते हैं, किन एसेसरी प्रोटीन्स का कहाँ रोल होता है, कैसा रोल रहता है, ठीक है? और आपको ये बताया था कोई भी पाथवे होगा उसका एक स्विच ऑन और एक स्विच ऑफ बटन जरूर होता है, ठीक है? ये नहीं कि रेकलेसली अनस्टॉपिंगली आपका कोई पाथवे शुरू हो गया तो वो कभी बंद नहीं होगा, ठीक है? तो अगर ऐसा सीन रहता है कि अगर कभी आपका पाथवे स्टॉप नहीं होता है, अगर हम आरएएस या मैप काइनेस के बारे में भी पढ़ते हैं, तो आपने नेक्स्ट स्लाइड में देखा होगा, वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? सो दैट इज अ काइंड ऑफ कि वहां पर जो जीन एक्सप्रेशन है वो इतने ज्यादा ऑल्टर्ड हो जाते हैं, ट्यूमर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीपल जो है आपके सेल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, यानी एबनॉर्मल रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसी के अंदर आपका जो पूरा पाथवे है दैट इज मेंशन्ड हियर, ठीक है? इस पाथवे में अगर आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, इफ माय कर्सर इज विजिबल, कर्सर विजिबल है? यस मैम। यस ठीक है, तो आपको जो ये फर्स्ट डायग्राम दिखाई दे रही है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन, ठीक है? ये आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है? ये जो आपको स्मॉल डॉट्स या जो मॉलिक्यूल जो भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर द लिगेंड्स एंड दीज आर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, दीज आर द रिसेप्टर्स, ठीक है? सो ये कह रहे हैं देयर इज अ लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, ठीक है? जिसकी वजह से जो आपका रिसेप्टर है, यानी दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, these both are tyrosine kinase receptor। जैसे ही लिगेंड मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, आपके जो रिसेप्टर ये जो है ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होते ही आपके जो ये इनएक्टिव मोनोमर्स है दे बिकम एक्टिव डाइमर्स, ठीक है? एज सुन एज जैसे ही आपके लिगेंड्स और रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाती है, आपके जो मोनोमर्स हैं दे गेट एक्टिवेटेड और आपके जो मोनोमर्स हैं वो डाइमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस डाइमराइजेशन? व्हाट इज डाइमराइजेशन? Formation of dimers from monomers. हाँ, यानी जब आपके दो मोनोमर्स जो हैं दे आर लिंक्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग और अ काइंड ऑफ वीक बॉन्ड, मतलब वीक या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिससे भी अगर आपके
दो मोनोमर्स आपस में बाइंड करते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज डाइमराइजेशन दैट लिंक टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स। ठीक है, सो अब आपके मोनोमर्स जो हैं वो आपके एक्टिव डाइमराइजेशन में कन्वर्ट हो गए हैं, एक्टिव डाइमर्स बन गए। ठीक है, ये एक्टिव डाइमर्स जो हैं इनकी आगे प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, दिस ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन में क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स यहाँ पर थोड़े से ट्रेसेस रेजिड्यूज रह जाते हैं। ठीक है, सो आपको पता है एक आपका रिसेप्टर ये है, ठीक है, एक रिसेप्टर आपका ये है, तो दोनों के जो रेजिड्यूज होंगे, इसका जो रेजिड्यूज है, ठीक है, वो दूसरे वाले को जो है एक्टिवेट करेगा उसको फॉस्फोराइलेट करके। ठीक है, और जो सेकंड वाले का जो रेजिड्यू पार्ट है वो फर्स्ट वाले को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करने के साथ साथ वो उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांस। ट्रांस मींस अपोजिट, यानी जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले को जो है एक्टिवेट कर रहा है यानी उसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है। सिमिलरली आपका जो सेकंड वाला रिसेप्टर है, रेजिड्यू है, दैट इज एक्टिवेटिंग योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड एज ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन माने एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, एंड आपकी जो ऑटो मींस सेल्फ, इन्हें बाहर से किसी इनिशिएटर की जरूरत नहीं है, एंड ट्रांस मींस इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाती है तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब आपका ये जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल्स की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है आपका ये एक्टिवेटेड हो गया। अब ये आपका आगे प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है। रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो गया है और नियर बाय जो उसमें सिग्नल मॉलिक्यूल्स है ये उनके साथ बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के साथ साथ इसके पास दो प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम अडेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो GRB2 है दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन है। ठीक है, सो इट्स अ प्रोटीन, अडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, जो नियर बाय दूसरे SOS प्रोटीन को भी अपने कांटेक्ट में ले आता है। ठीक है, और उनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो इसके साथ बाइंड करते हैं आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जो आपका G प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, G प्रोटीन एक्टिवेट होता है मींस कि अब आपका जो GDP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है GDP इज अ इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, कहीं भी GDP अटैच है इट इज सिग्निफाइड कि ये इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही यहाँ आपके ये अडेप्टर प्रोटीन्स जो हैं फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, आपका जो G प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो गया। G प्रोटीन एक्टिवेट होते ही हमारी जो प्रोसेस है दिस मैप काइनेज पाथवे इट इज इनिशिएटेड। वंस GTP इज फॉर्म, ठीक है, अब आपका GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो गया है तो आपका RAS जो है वो एक्टिवेट हो गया। नाउ व्हाट इज दिस RAS? And rapidly accelerated sarcoma. रैपिडली एक्सेलरेटेड रैट सार्कोमा भी कह सकते हैं। रैपिडली एक्सेलरेटेड सार्कोमा नहीं है, वो रैफ होता है। RAF जो है आप बोल रहे हो दैट इज रैपिडली एक्सेलरेटेड फिब्रोसार्कोमा। ठीक है, वो एक अलग चीज है जो आपको आगे आएगा, ये रैफ। ठीक है, सो RAS इज अ रैट सार्कोमा, जो मैंने आपको पहले बताया था। हमारे जो कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली इन रैट्स के केस में उन जीन की म्यूटेशन की वजह से वहां पर ट्यूमर्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस RAS एक्टिवेटेड, ये RAS एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, और जो रैफ है दिस RAF, ठीक है, इस RAF को दैट इज अ काइंड ऑफ सॉल्युबल वन। ठीक है, तो इस RAF को ये क्या करता है, अपने साथ मिला के उसको भी एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ काइनेज। ठीक है, इट इज अ काइनेज दैट कम इन कांटेक्ट विद RAS एंड इट बिकम मेम्ब्रेन बाउंडेड RAF, यानी अब ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जाकर ये अटैच हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड है, अटैच है। ठीक है, सो आफ्टर दिस अटैचमेंट सिंस इट बिकम्स फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, जैसे ही RAS और RAF एक साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपका RAF जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जाके मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा। अब ये जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड RAF है ये दूसरे काइनेज को जो है जाके एक्टिवेट करेगा। नाउ दिस काइनेज इज MEK काइनेज, अनदर काइंड ऑफ काइनेज। ठीक है, जिसको आपका ये RAF एक्टिवेट करेगा। ये जैसे एक्टिवेट होगा ये आपको फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में दिखाई दे जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो आपको यहाँ ये जो P दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इंडिकेट्स कि ये जो आपका पॉइंट है, ये जो पार्ट है ये अब एक्टिवेटेड है। ठीक है, जब तक ये इस तरह से है इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, सो आपका ये जो है फॉस्फोराइलेटेड पॉइंट जो है दिस इज एक्टिवेटेड। ठीक है, इसके एक्टिवेट होते ही इट लिंक टू द एक्टिवेशन ऑफ
another kind of kinase, that is ERK. ठीक है, ERK is a kind of extracellular signal regulated kinase. ठीक है, ये काइनेज भी एक्टिवेट होगा, इसके एक्टिवेट होते ही आपको यहाँ पर फास्फोरस की अटैचमेंट दिखाई दे जाएगी. ठीक है, सो दिस ERK इज अ काइंड ऑफ काइनेज जो एक्टिवेट होते ही उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है. ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह के अंदर वो एंटर हो जाता है. ये सारी प्रोसेस जो अभी ये सारी प्रोसेस चल रही है, दिस ऑल प्रोसेस अप टू ERK एक्टिवेशन, ये सारी साइटोसोल में हो रही है. ठीक है, इसके बाद आपका ERK क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसकी एंट्री न्यूक्लियस में हो जाएगी. जैसे ही ये एंटर करेगा वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ये उसको एक्टिवेट करेगा. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक्टिवेट होते ही देयर इज अ जनरेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्स. ठीक है, जीन एक्सप्रेशंस जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी. ठीक है, एक और चीज, अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्रोसेस को बंद भी होना है. ठीक है, सो प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए देयर इज दिस इज MKP1. ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्विच ऑफ बटन. जैसे ऑन करने के लिए आपकी प्रोसेस थी, यहां से इनिशिएट हुई थी. ठीक है, ऐसे ही इस पूरी प्रोसेस को बंद करने के लिए MKP1 इट्स अ काइंड ऑफ एजेंट जो इस पूरी प्रोसेस को स्टॉप कर देगा. ठीक है, वो इस ERK को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे साइकिल वहीं स्टॉप हो जाएगी, पाथवे आपका आगे कंटिन्यू नहीं होगा. अनदर थिंग, आपको यहाँ पे बहुत सारे ये दिखाई दे रखे हैं, मैप काइनेज काइनेज काइनेज, मैप काइनेज काइनेज. ठीक है, देन मैप काइनेज. ये चीज क्या है आपके, बिकॉज देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ काइनेज एक्टिविटी. आप ये देखिए, एक काइनेज एक्टिव होता है, इट लिंक टू द एक्टिवेशन ऑफ अनदर काइनेज. ठीक है, सो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है. उस सीक्वेंस की वजह से क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से दिखाई दे रही है कि पूरे के पूरे काइनेज की सीक्वेंस है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है मैप काइनेज काइनेज. ठीक है, मैप काइनेज काइनेज. ठीक है, देन आपका आ जाएगा मैप काइनेज. तो ये एक सीक्वेंस है जिसकी वजह से आपको यहाँ इतने सारे काइनेज दिखाई दे रहे हैं. पहले आपको 3 काइनेज दिखते हैं, देन 2, देन फाइनली 1. ठीक है, सो ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर काइनेज एक्टिविटी इन्वॉल्व है. ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है, इस वजह से हमने इसको पूरा सीक्वेंस जो है इसको इस तरह से कंसिडर किया है. इसमें किसी को कोई डाउट? हो गया मैम. नो मैम. समझ में आया? यस मैम. मैम एक बार ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन के जो नेक्स्ट स्टेप है वो बता दो बस, बाकी आ गया. ये यस मैम. ओके, ये प्रोसेस क्या है, जैसे ही आपकी ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है, वो क्या करता है, जो अडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उन अडेप्टर प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाता है, या अडेप्टर प्रोटीन उससे बाइंड हो जाते हैं. ठीक है, जब तक अडेप्टर प्रोटीन उसके साथ बाइंड नहीं होंगे तब तक वो जो है आपके जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं करेगा. ठीक है, सो फॉर द एक्टिवेशन ऑफ G protein there should be the binding of these adapter proteins. ठीक है, जिसमें आपका GRB2 और SOS. ठीक है, ये जो आपके दोनों हैं ये किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाकर बाइंड करते हैं. स्पेसिफिक डोमेन का मतलब होता है कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन होगा तुम्हारे इस पूरे रिसेप्टर पे जहां पर ये जाके बाइंड करेंगे. ठीक है, उस रीजन के अलावा ये कहीं और बाइंड नहीं करते, स्पेसिफिकली ये SH3 डोमेन में जाके बाइंड करते हैं. ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ पोजीशन, एक लोकेशन है जहां पर ये बाइंड करते हैं. जैसे ये बाइंड करेंगे उसके बाद आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट होके पूरी प्रोसेस को लिंक करता है. क्लियर? यस मैम. मतलब हम GEF और ये SOS दोनों के दोनों एक्टिवेट करने में मदद करते हैं ना. हाँ, ये देखो सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा, GRB2 एक्टिवेट होगा आपका. ठीक है, इस ये क्या करेगा, नियर बाय जो इसका ये SOS प्रोटीन है इसको भी अपने साथ एक्टिवेट कर लेगा. जैसे ही आपका SOS एक्टिवेट होगा उसके बाद आपकी पूरी प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी. ठीक है, मैम मैम एक बार ये नीचे वाला साइकिल समझा दोगे फिर से? कौन से वाला? ये बिल्कुल लास्ट वाला, हाँ जी लास्ट वाला बिल्कुल. ये चीज. हाँ जी. ओके, देखिए आपने पूरी प्रोसेस में देखा है कि जब कोई भी एक काइनेज होता है वो दूसरे काइनेज को एक्टिवेट करता है. ठीक है, यहाँ पर पहले रैफ एक काइनेज है वो एक्टिवेट हुआ, उसने आपका ME की ERK इन सबको एक्टिवेट किया है. ठीक है, ये जब आपके काइनेज एक्टिवेट हुए तो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ काइनेज.
ठीक है, उस सीक्वेंस की वजह से आपने इसको नाम दिया है। ये मत सोचिए कि इसमें 3 के क्यों यूज किए, 2 या 1, वो सीक्वेंस है। जैसे आपका फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो उसने उस टाइम पे सिर्फ एक काइनेज एक्टिवेटेड था, ठीक है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे बाकियों को एक्टिवेट करता चला गया तो उसके बीच में से वो के फैक्टर जो काइनेज है वो खत्म हो गया, ठीक है। सो सबसे पहले जब आपका RAS RAF में कन्वर्ट होता है उस स्टेज को हम कहते हैं मैप काइनेज काइनेज काइनेज, ठीक है। जब आपका RAF MEK को एक्टिवेट करता है वी विल कंसिडर द स्टेज एज मैप काइनेज काइनेज, ठीक है। व्हेन इट इज एक्टिवेटिंग बाय योर MEK अप टू ERK, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैप काइनेज, सिर्फ उसमें अकेला के रह जाता है। सो दिस इज अ सीक्वेंस कि इसमें बहुत सारी काइनेज एक्टिविटी हो रही है, इसलिए हमको उसको इस तरह का नाम देना पड़ा ताकि हम उसे याद कर सके। इसका कुछ एज सच कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट नहीं है, आप इसको ऐसे याद करें बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ काइनेज। हर स्टेप पे एक आपका काइनेज एक्टिवेट हो रहा है जो अल्टीमेटली दूसरे काइनेज को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि जब वो एक्टिवेशन कर रहा है तो वहां पर सीक्वेंस बन गई। तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे 3 काइनेज, 2 काइनेज या फिर आपका सिंगल काइनेज का यूज कर रखा, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब जैसे काइनेज जो है मतलब वो यूटिलाइज हो जाता है फर्स्ट स्टेप में जैसे वो? हाँ, जैसे ये देखो यूटिलाइज का नहीं है, मतलब ये कहिए कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इनिशिएशन के टाइम पर, ठीक है, जब आपका फर्स्ट एक्टिवेट होता है उस टाइम आपका काइनेज जो है वो ये ऐसे समझ लो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। और इसमें और मैं आपको क्या वो करूं, जब आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो तो कुछ रिएक्शन होती है, उसकी क्वांटिटी रिएक्टेंट की पहले ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे उसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। बस ये वो चीज समझ लीजिए कि जब वो कंज्यूम होना शुरू हो गया तो लास्ट में आते आते वो कम हो गया। याद करने के लिए ऐसा समझ लो। ओके मैम। एनी डाउट्स टू एनीवन? किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो मैप काइनेज में? इसके बाद मैं पूरे सेमेस्टर दोबारा नहीं समझाऊंगी ये तीसरी बार समझा रही हूँ मैं आपकी क्लास को। अब भूलना नहीं चाहिए। Now next is Jack and start pathway, ठीक है। Jack is your genus kinase and start is the signal transducer and the activator of transcription, ठीक है। So ये एक पाथवे है, इस पाथवे में बेसिकली क्या रहता है, आपके स्टार्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको डायग्राम दिखाई दे रही है विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर, ठीक है, तो ये जो है आपके स्टार्ट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस वक्त ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, ठीक है, साइटोसोल में प्रेजेंट है। तो जब ये साइटोसोल में एज सच प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर द अनस्टिमुलेटेड सेल टिल जब तक इनको कोई सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर ये इनकी लोकेशन दिखाई दे रही है, दीज आर नोन एज SH2 लोकेशंस, ठीक है। ये डोमेन्स है, जैसे मैं आपको बता रही, डोमेन एक रीजन होता है किसी भी रिसेप्टर के ऊपर जहां कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है जाके, ठीक है। सो इन केस ऑफ स्टार्ट ये लोकेशन है जो आपको दिखाई दे रही है, दिस लोकेशन इज द SH2 डोमेन। अब क्या रहेगा, जब तक कोई सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं आएगा इट इज इन अनस्टिमुलेटेड फॉर्म, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई रिसेप्टर आकर बाइंड, आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, लाइक यहाँ पर ये आपका जो साइटोकाइन है ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है दैट इज लिंक विद JAK, ठीक है। नाउ JAK इज अ जेनस काइनेज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बिकॉज ये आपके रिसेप्टर के साथ लिंक होकर ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होते ही आपके स्टार्ट मॉलिक्यूल्स को, जो ये आपके स्टार्ट प्रोटीन्स हैं, इनको फॉस्फोराइलेट करना स्टार्ट करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके ये जो आपको येलोइश कलर के बाउल से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द फॉस्फोरस, ठीक है। ये आपको शो करें दैट नाउ द स्टार्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। अब ये आपके फॉस्फोराइलेट हो गए विद द हेल्प ऑफ JAK, ठीक है। फॉस्फोराइलेट होते ही आपके जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो स्टार्ट प्रोटीन्स हैं, ये डाइमराइज हो जाएंगे, यानी अभी ये सिंगल हैं, ठीक है। ये देखिए सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल हैं, मोनोमर्स हैं, देन दे विल मर्ज एंड दे विल फॉर्म अ डाइमर, ठीक है। डाइमराइजेशन होते ही उनकी ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, मतलब अब वो आपके साइटोसोल से आपके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। ट्रांसलोकेशन होगी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में एंटर हो गए। जैसे ही वहां जाके एंटर करेंगे, ये आपके जो ट्रांसक्रिप्शन है,
जो आपके टारगेट जीन्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टारगेट जीन्स हैं, उनको ये एक्टिवेट कर देगा और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टारगेट जीन पे बाइंड करते ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जैक स्टैट पाथवे जो है वो काम करता है। इज इट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट की ना समझ में आया हो कौन चीज कहां से बाइंड हो रही है? जब भी पढ़ना है डायग्राम पे जरूर फोकस करना, जो तुम पढ़ रहे हो उसको डायग्राम से जरूर देख के पढ़ना, फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, हाँ जी। मैम अगर ये तो ठीक है, डायग्राम से ये हो गया, लेकिन अगर लिखना हो तो जिस तरीके से डायग्राम से समझ रहे हो उसी तरीके से लिख दे तो लिख सकते हो, लेकिन एक चीज है, अगर यहाँ पर मान लीजिए SH2 डोमेन लिखी है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती ये लाइन रट्टा लगाओ, लेकिन जो टर्म जहां यूज की जा रही है वो टर्म आपको यूज करनी है। ठीक है, आप अपनी वर्डिंग्स में लिखो, कोई चक्कर नहीं है उसमें, लेकिन ये जो आपके वर्ड्स है ना, जैसे SH2 है, स्टार्ट है, ये चीजें आपको इंक्लूड करनी है उसमें। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी मैम। इसमें आपने बताया तो जो SS2 डोमेन्स हैं जहाँ पे मतलब बाइंड, बेसिकली SS2 डोमेन एक बाइंडिंग लोकेशन होती है जहाँ पे जो टारगेट होता है वो मतलब रिसेप्टर प्रोटीन आके बाइंड करता है। तो मैम इसमें से जो जहाँ पे स्टैट लिखा हुआ है इंडिविजुअल, मैम ये SS2 डोमेन है कि उसके ऊपर वाला? वो समझ नहीं आया मुझे। नहीं, ये देखो, ये पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये स्टार्ट वाला। हाँ जी मैम। इसके साथ ये आपको एक्सटेंशन दिखाई दे रही है, दीज एक्सटेंशंस, ये जो मैं अब मार्क कर रही हूँ, हाँ ये है SH2। ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में SS2 डोमेन है, जो कि बाइंडिंग ये लोकेशन है। साइट है, ये लोकेशन है जहां पर जाकर जो है आपका मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। आप देखिए जब वो एक्टिवेट हुए तो यहाँ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ये देखिए ये इन लोकेशंस पे बाइंड कर रहा है। ये वही लोकेशन है जो यहाँ आपको एम्प्टी दिखाई दे रही है, बिकॉज अभी ये अनस्टिमुलेटेड है। जैसे वो स्टिमुलेट होगा, यहाँ से सिग्नल आएगा, जो आपका जैक है वो जैक इनको क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। फॉस्फोराइलेट करते ही आपको ये मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर द मॉलिक्यूल्स। इट सिग्निफाइज कि अब ये जो स्टैट है ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। मैम समझ में आया कि कंफ्यूजन है अभी? मैम हाँ मैम, जो मतलब जो SH2 है वो स्टार्ट के एक्सटर्नली अटैच हुआ है या उसकी एक्सटेंशन ही है? अब देखिए, कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो भी कोई रिसेप्टर जहां होता है उसकी एक लोकेशन होती है जिससे मॉलिक्यूल ने बाइंड करना होता है। ठीक है, ये एक ही चीज है, ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, स्टार्ट एक मॉलिक्यूल है, एक रिसेप्टर एक प्रोटीन है जिसके साथ आपका मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, लेकिन बाइंड करने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना, कोई प्रॉपर कोई साइट होनी चाहिए। आप एक चीज देखिए, आपके पूरे रिसेप्टर में वो कहीं हर कहीं जाके बाइंड नहीं होगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी जहां पर मॉलिक्यूल ने बाइंड होना है। वो लोकेशन जो है उसको हम SH2 कहते हैं। इस केस में वो SH2 लोकेशन है, रीजन है, डोमेन है, जिस पे जाकर आपका फॉस्फोरस बाइंड होगा। बस, पूरे और कहीं आपको यहाँ कहीं फॉस्फोरस दिखाई नहीं देगा। आपको फॉस्फोरस सिर्फ ये दो जगह दिखाई दे रहा है। दीज आर द डोमेन्स, ये हैं डोमेन्स, इसके अलावा और कहीं बाइंड नहीं होगा वो। नहीं, फॉस्फोटायरोसिन ये जेनस काइनेज को कह रहा है। नहीं, ये तो आपका एक ऐसा काइनेज है जो फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, एजेंट है, जिसके हेल्प से स्टार्ट जो है फॉस्फोराइलेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ओके इज इट क्लियर विद एवरीवन? हाँ जी मैम, एक बार बात पूरा दोबारा से बता दो, जो डाउट होगा अपने आप चला जाएगा। मैं मेरे को कंफ्यूज नहीं हो रहा, एक बार रिपीट कर दो फिर से पूरा। चलो मैं कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। देखिए, आपका ये जो सबसे पहले क्या है, ये साइटोकाइनिन है। ठीक है, जब ये साइटोकाइनिन आपका एक्टिवेट होगा, अनदर काइंड ऑफ रिसेप्टर, ठीक है, ये जो आपके रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, इसके बॉटम में ये जैक काइनेज अटैच है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ मीडिएटर, एक ऐसा एजेंट है जो फॉस्फोराइलेशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेशन किसकी करवानी है? स्टार्ट मॉलिक्यूल की करवानी है। ठीक है, तो स्टार्ट मॉलिक्यूल एज सच आपके साइटोसोल में प्रेजेंट है। यहां से जैसे सिग्नल आएगा, जैक मॉलिक्यूल जो है वो स्टार्ट को फॉस्फोराइलेट कर देंगे। ये फॉस्फोराइलेट होते ही इसके डाइमराइजेशन हो जाएगी, यानी ये जो दो मोनोमर्स हैं इट विल फॉर्म अ डाइमर। ठीक है, ये डाइमर बन जाएगा। डाइमर बनते ही ये ट्रांसलोकेट हो जाएगा, मतलब ये आपके साइटोप्लाज्म या साइटोसोल को छोड़ के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा।
जैसे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा वहां पर जो टारगेट जीन्स है उनके साथ बाइंड करके ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। तो ये उसने वो चीज सारी समझाई है। समझ में आया? यस आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो डायग्राम दिखा रही है जो आप पढ़ रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखे चलेगा, लेकिन जहां जो वर्ड है उसको छोड़ना नहीं है, फिर मार्क्स कट जाएंगे। मैम हाँ जी, यहाँ पे SCAT में यहाँ पे दो जगह जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है, तो ये ऐसे ही बाइंड हो रहा है या फिर ये बाइंड हो रहा है यहाँ पे? कहाँ पे दो जगह बाइंड हो रहा है? ये JAK यस मैम ये जो JAK है ये काइनेज है। ये जो आपको मार्क किए मैम, इससे पहले जो मार्क किए थे, जहां आपको ये येलो कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है वो, यस मैम, ये आपकी डोमेन है। ये वो लोकेशन है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल ने बाइंड करना है, इसके अलावा मॉलिक्यूल कहीं बाइंड नहीं कर सकता। फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये फॉस्फोरस है, ये येलो चीज जो आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस है। ठीक है, इन फॉस्फोरस के साथ बाइंड करने के बाद ही ये स्टार्ट मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे, नहीं तो ये ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इनएक्टिव फॉर्म है, दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म। ओके मैम, क्लियर यस मैम, सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सो दिस इज द एंड अप ऑफ योर पाथवेज। इसके बाद वाले तो तुमको आते ही होंगे, ये तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग एंड ऑल। यस मैम। यस मैम। इसमें आपका दूसरा एक पार्ट है वो मैं शेयर करती हूँ, ये वाला सेल जंक्शन वाला दिख रहा है? यस स्क्रीन दिख रही है? सेलुलर जंक्शन। यस मैम। हाँ, ये सेलुलर जंक्शन के लिए देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखो, आप इसके वर्डिंग्स पे जाके इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, मैंने कंटेंट आपको इस तरह से शेयर करा है, जिसको एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ना है वो एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ सकता है, जिसको टू द पॉइंट पढ़ना है कि मैंने पेपर में अटेम्प्ट करना है वो उतना भी पढ़ सकता है। प्लीज उससे कम मत जाइएगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो आपको ये नहीं है कि हर एक वर्ड हर एक टर्म याद करनी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस टर्म का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर घूम के आ जाता है तो आपके लिए ये नहीं होगा कि ये चीज हमने पढ़ी नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन अ लॉट ऑफ नेम कि आपको कंफ्यूजन ना हो उस चीज में। ठीक है, सो सेलुलर जंक्शंस में आपको पता है सेलुलर जंक्शन एक ऐसे जंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे सेल्स विद इन अ टिश्यू एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, और वो स्पेशलाइज जो साइट होती है जिससे वो आपस में लिंक होते हैं, उस चीज को हम सेल जंक्शंस या सेलुलर जंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है आपस में सेल्स इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जंक्शन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। तो जो आपकी क्लासिफिकेशन है दैट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, लेकिन ये चीज आपने ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंट्रासेलुलर जंक्शंस, सो यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपने इसमें 2 से 3 तरह की क्लासिफिकेशन देखी है, आपको वो सारी देनी ताकि कंटेंट आप इंक्रीज कर सको। ठीक है, सो फर्स्ट इज द सेल सेल जंक्शन, यानी जब एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करने के लिए जो टाइप ऑफ जंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें टाइट जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स हैं। ठीक है, एडेशन बेल्स जिनको हम जोन्यूलर एडेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज है आपकी सेल सेल जंक्शन पे। आपका सेल मैट्रिक्स के साथ जब इंटरेक्ट करता है या उसके साथ कांटेक्ट आता है तो उस टाइम पर जो एग्जांपल्स रहती हैं दैट इज योर फोकल कॉन्टेक्ट्स और हेमिडेस्मोसोम्स। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर सेल सेल जंक्शन। यानी अगर आपको ये पूछा जाए कि किस तरह के जो जंक्शंस है, सेल जंक्शंस है दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेल सेल जंक्शंस, सो दीज आर द एग्जांपल की टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और डेस्मोसोम। वो कहाँ होते हैं? जब दो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जब सेल और मैट्रिक्स का इंटरेक्शन होता है देन इट इज द फोकल कॉन्टेक्ट और एडेशन प्लेक्स एंड द हेमिडेस्मोसोम्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द सेल सेल एंड सेल मैट्रिक्स। Another classification is on the basis by some kind of scientist। ठीक है, उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है कि कौन सा जंक्शन जो है उसमें से आयंस या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और
कुछ ऐसे केसेस में जहां जो जंक्शन है दैट फास्टन्स to the another kind of cell or the surrounding tissue. Now what do you mean by fasten here? What is the meaning of fasten? पकड़ लेना ना, मतलब टाइटली ज्वाइन कर होल्ड लेना। कर लेना, होल्ड करके रखना, हाँ, टाइटली होल्ड करके रखना, ठीक है। तो उसमें ये वो चीज बोल रहे हैं कि एज पर दिस क्लासिफिकेशन कौन से ऐसे जंक्शन है दैट होल्ड द पार्टिकल और द सेल विद अ ग्रिप, ठीक है, उनका काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो उसमें जैसे आपके टाइट जंक्शंस है, डेस्मोसोम्स है, हेमीडेस्मोसोम्स है, फोकल एडेशन है, जिनमें बिल्कुल भी गैप्स नहीं है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच है। लेकिन ऐसे जंक्शन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ट्रांसफर हो सकता है, आयंस या केमिकल जो भी है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज गैप जंक्शन, जहां पर कुछ गैप्स हैं, ठीक है, उन गैप्स के थ्रू जो है मॉलिक्यूल या आयन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सो दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अनदर टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट दे हैव प्रेजेंट। हर तरह के जंक्शन में एक अलग तरह का आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ टाइट जंक्शन दे इंक्लूड ऑक्लूडेंस, इसलिए इसका नाम जोन्यूला ऑक्लूडेंस भी है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्लूडेंस, ठीक है। तो ऑक्लूडेंस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। एंकरिंग जंक्शंस में आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम, ठीक है, फोकल एडेशन और जोन्यूलर एडेरेंस, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट द कम्युनिकेटिंग जंक्शन दैट इज द गैप जंक्शन, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमने इसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। सो इन एग्जाम यू हैव टू मेंशन, हाँ मैम इसका ये सब नेम है इस सब का? क्या चीज? ये टाइट जंक्शन इसका सब नेम है, ये पूछ रहे हो? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, इसका सब नेम नहीं है। इसमें देखो पहले उन्होंने क्या बोला है, 3 फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड करना है। 3 फंक्शनल ग्रुप में फर्स्ट इज ऑक्लूडेंस, एंकरिंग और कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से जंक्शन है जिसमें ऑक्लूडेंस प्रेजेंट है। तो टाइट जंक्शन के बीच में ऑक्लूडेंस प्रेजेंट है, एग्जाम्पल है ये इसकी। एंकरिंग जंक्शन कहाँ प्रेजेंट है? वो डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट है, हेमीडेस्मोसोम्स में प्रेजेंट है। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज इन द गैप जंक्शन। सो ये उसकी एग्जाम्पल है। क्लियर? एनी डाउट स्टिल नाउ? नो मैम। नाउ द टाइट जंक्शन जिसको मैंने आपको बताया था, इसको जोन्यूला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं बिकॉज दे कंटेन्स ऑक्लूडेंस, ठीक है। सो टाइट जंक्शंस आपको पता है, ठीक है, पूरा टाइट वाटर सील पैक रहता है, ठीक है, जिसमें से जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा ट्रांसफर नहीं करता है, प्रॉपरली वो पैक रहता है, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है, इनको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रैंड्स ये पूरी तरह से जो है क्लोज रहता है। सो टाइट जंक्शंस आल्सो नोन एज जोन्यूला ऑक्लूडेंस इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन और काइंड ऑफ जंक्शन जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है, और उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। इट्स अनदर नेम इज वाटर सील पैक है ये, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने आपको यहाँ समझा रखी है, ठीक है। इसके में आपको बता रखा है उन्होंने, ये ऑक्लूडिंग जंक्शंस हैं, ठीक है। दीज आर अ काइंड ऑफ मल्टी प्रोटीन्स, ठीक है, और इसमें कोई लीकेज नहीं होती है बिकॉज यहाँ पर जो है पूरी तरह से सीलिंग होती है। दैट्स वाई जो भी मटेरियल है, जो इन जंक्शंस में से मटेरियल कभी लीक आउट नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द वाटर सील पैक, ठीक है। सो ये जो जंक्शंस होते हैं ये जनरली वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रल कॉलम। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। स्पाइनल कॉर्ड वाले, हाँ, जिनके पास बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जिनके पास बैकबोन होते हैं, दैट आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। तो जो टाइट जंक्शंस होते हैं जनरली इनमें देखे जाते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। और जो आपके टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया वाटर सील पैक रहता है, ठीक है, उनमें ऑक्लूडेंस प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से उसका दूसरा नाम जोन्यूला ऑक्लूडेंस होता है, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी जो सारा लिखा है तुम सारा याद करो, लेकिन मेन चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि आप कंटेंट एटलीस्ट पूरा कर सको, ठीक है।
नाउ इसमें अब आपको देखो टाइट जंक्शंस के नाम पे आपको काफी सारा मटेरियल, आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो दैट दे कंटेन्स एटलीस्ट 40 डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, 40 डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो 3 मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है दैट आर ऑक्लूडिन्स, क्लॉडिन्स एंड जैम। जैम इज योर जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मैं ये नहीं कहती दैट यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको टाइट जंक्शन याद है तो ये आप खुद ही लिख सकते हो कि उसका ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, सीलिंग स्ट्रैंड्स होते हैं जो उसको एक दूसरे को पूरी तरह से वाटर सील पैक जो है अपीयरेंस देते हैं, कोई लीक आउट नहीं होता उसमें से मटेरियल। तो ये चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू कॉपी, ठीक है, कि यहाँ जो लिखा है मैंने वो सारा ही याद करना है, वो चीज मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन हाँ, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है उसको लिखकर 1 2 3 या स्टार मार्क करके पॉइंट बना सकते हो। एक और चीज, पेपर में हर चीज 1 2 3 करके हेडिंग डाल के नहीं लिखी जाती, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप कोई पैराग्राफ को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस इन द सेंस कि कोई प्रोसेस नहीं है, तो आप उसको 1 2 3 की बजाय स्टार मार्क करके भी लिख सकते हो। जैसे इस केस में आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो दैट देयर इज अ ब्रांचिंग नेटवर्क, फिर स्टार मार्क करके लिख दिया कि वहां पर जो आयन पैसेज है वो नहीं होता, ठीक है, फिर स्टार मार्क करके 40 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, एग्जाम्पल लिख दी। लाइक इस तरह से आप उसकी थोड़ी सी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह 1 2 3 लिखने से बेटर है कि आप उसको थोड़ा स्टार मार्क करके लिख दो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा आपके वो प्रोटीन जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें याद करने जैसा क्या है, ये इंटेग्रल प्रोटीन है, ठीक है, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 किलो डाल्टन है, ये हमने याद कर लिया। कहाँ है ये? आपके जो सेलुलर स्ट्रक्चर है और बैरियर फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काम खत्म, ठीक है। उसके बाद क्लॉडीन्स हैं, ये 24 डिफरेंट मैम्लियन प्रोटीन्स इसमें जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना रहता है, ठीक है, और इसका रोल क्या रहता है? प्ले सिग्निफिकेंट रोल एज अ टाइट जंक्शन एबिलिटी। बस यहां तक आपका ये खत्म हो गया। तो उस चीज को आप थोड़ा शॉर्ट करके लिख लो, ठीक है। इसमें कंटेंट बहुत है, अगर आप सिर्फ टाइट जंक्शन एक्सप्लेन करो तो आप ये थोड़ा सा डायग्राम बना लो, ठीक है। डायग्राम जरूरी नहीं कि इस तरह से आपको 3D ही दिखाना है, आप आराम से भी बना सकते हो, बट हमें ये दिखना चाहिए कि आप ये कोई स्ट्रैंड्स वगैरह दिखा रहे हो या ये गैप्स दिखा रहे हो, दैट शुड बी विजिबल, ठीक है। तो वो चीज हमें दिखनी चाहिए। देन ये टाइट जंक्शंस एक्सप्लेन करके टाइप्स एंड फाइनली द फंक्शन। तो आपका फर्स्ट जो जंक्शन है दैट विल बी वाइंड अप, देन विद द सेकंड एंकरिंग जंक्शन। इसमें क्या है कि जो आपके साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स आर अटैच विद द नियर बाय सेल्स, ठीक है। एक सेल का जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है वो दूसरे सेल के साइटोस्केलेटल प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। और उस तरह की जो बाइंडिंग होती है, जो इंटरेक्शन होती है, उसमें जो जंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं दैट आर नोन एज एंकरिंग जंक्शंस, ठीक है। और इसमें ही आपको उन्होंने बता रखा है कि जो आपके एंकरिंग जंक्शंस होते हैं वो आगे 3 तरह के होते हैं, ठीक है, दैट इज डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स एंड एडेरेंट जंक्शन, ठीक है। सो जो आपके डेस्मोसोम्स होते हैं इसमें पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, इसी को आप खुद ही बना सकते हो। इन केस ऑफ डेस्मोसोम्स, ठीक है, जो आपका साइटोस्केलेटल एंकर है, ठीक है, सो दैट इज कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस कैडहेरेंस। यानी एक सेल के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट है और दूसरे सेल के अंदर भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है, दोनों को बाइंड करने के लिए जिस एजेंट का यूज होता है उसको हम कैडहेरेन कहते हैं इन केस ऑफ डेस्मोसोम। अगर हम हेमीडेस्मोसोम्स की बात करते हैं, सिमिलरली 2 सेल्स हैं, सेल्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, बाइंड करने के लिए आप यहाँ पर इंटीग्रेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेंस का यूज होते हैं, देखिए ये 2 सेल्स के बीच में है इंटरैक्शंस, ठीक है, दिस इज विद द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच के कॉन्टेक्ट जो है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेंस। एडहेरेंट जंक्शन जो है स्पेसिफिकली वो एक्टिन फिलामेंट्स पे होते हैं, लेकिन उन्हें बाइंड करने के लिए आप कैडहेरेंस को भी सोच सकते हैं, आप इंटीग्रेंस को भी सोच सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा? अगर कैडहेरेन बाइंड कर रहा है इट मींस एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ वन सेल इज बाइंडिंग टू द अनदर, ठीक है। अगर आपका वहां इंटीग्रेंस इन्वॉल्व है दैट मींस कि जो एक्टिन फिलामेंट ऑफ द वन सेल इज बाइंडिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ अनदर और ऑफ द सेम, ठीक है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अपने सेम सेल का भी हो सकता है और दूसरे का भी हो सकता है। तो ये आपके 3 तरह के जंक्शन है दैट आर कैटेगराइज्ड अंडर द एंकरिंग जंक्शन।
ठीक है, तो ये आपके एंकरिंग जंक्शंस हैं। इसको आप यहाँ से देखकर भी पूरा पैराग्राफ बना सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही सिर्फ इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपको अगर नहीं याद हो रहा है, जो इन्होंने बेसल लैमिने लिखा है, नहीं याद हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वो टेबल को एक्सप्लेन कर दोगे, ये अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। ये जो डायग्राम है इट इज मस्ट, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको डायग्राम बनानी ही बनानी है। इसमें आपको सारे तरह के जंक्शंस जो है अच्छे से हाईलाइट करके बताने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर फंक्शंस लिख रखे हैं, यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस पूरे टॉपिक में, इसे छोड़ना नहीं है। देन विद द सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज कैम्प्स। ठीक है, तो जो आपके सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये अटैच होते हैं बेसल लैमिना, जो सेल को उसके बेसल लैमिना से अटैच करते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक को हम कहते हैं होमोफिलिक, एक को हम कहते हैं हेट्रोफिलिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक? व्हाट इज होमोफिलिक? होमो मींस डिफरेंट, एक दूसरे के साथ मतलब सेम ही टाइप के साथ अटैचमेंट होना, सेम टाइप का मटेरियल। होमोफिलिक बाइंडिंग मींस कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है दैट आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है दीज आर अ काइंड ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए जो इनके बीच की लिंकेज है दैट इज नोन एज होमोफिलिक। इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल एंड दे आर स्टिल बाइंडिंग, दैट इज नोन एज हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। ठीक है, तो एक जैसे जो दिखने वाले सेल्स हैं अगर वो आपस में बाइंड करते हैं दैट इज होमोफिलिक, और अगर एक जैसे नहीं दिखते हैं, नॉन आइडेंटिकल है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। क्लियर? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now they have classified your CAMs, that is the cell adhesion molecules, in the further 4 types of categories. First is the cadherin superfamily, selectins, integrins and immunoglobulins. ठीक है, जो आपके क्लासिफिकेशन थी, एक तो ये 4 कैटेगरी में, एक उन्होंने इसको कैल्शियम डिपेंडेंट बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं, इफ द CAMs are calcium dependent, the category include cadherins, selectin and integrins. If you are considering calcium independent category, it is immunoglobulin superfamily. ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको यहाँ दे रखी है, आप इसको टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, इस तरह से टेबल फॉर्म में बना सकते हैं। सो वो क्या रहेगा आपके लिए, जो है वे ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। ट्राई टू फाइंड द वेज टू मेक योर एग्जाम पेपर मोर इंटरेक्टिव। वो ऐसा होना चाहिए कि सामने से देख के कहें कि हाँ बहुत अच्छा कर रखा है, आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसमें राइटिंग मैटर नहीं करता, बट इट ऑल्सो मैटर्स कि आप चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ठीक है, नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग cadherins एंड अनदर वन बाय वन। मैं नहीं कहती पूरा पूरा याद करो, आप बस इतना करिए जैसे यहाँ पर लिख रखा है, इट इंक्लूड्स होमोफिलिक बाइंडिंग। ठीक है, होमोफिलिक बाइंडिंग होती है इसमें, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ cadherins। दैट्स इट। नहीं याद होता ये क्या है, ECI EC4, लिव इट, इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा कोई अकेले से क्वेश्चन नहीं आने वाला कि cadherins के ऊपर सारा कुछ लिखो। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा एक क्वेश्चन इंट्रासेलुलर जंक्शन बन के आएगा। ठीक है, या फिर उसमें से ज्यादा अगर हम क्लासिफाई कर लेते हैं तो इन जंक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वो भी 5 मार्क्स तक जा सकता है, इससे ज्यादा आप उसको डिटेल में मत लेकर जाओ, शायद इसी वजह से आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। सेम विद द सेलेक्टिन्स। ठीक है, इट्स अगेन अ काइंड ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट, बट दे आर द कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोसेस आप इसमें लिख सकते हैं कि किस तरह से अटैचमेंट होती है। ठीक है, जो आपका ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो एंडोथेलियम के साथ बाइंड करते हैं, वो एंडोथेलियम जो आपकी ब्लड वेसल की वॉल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो आप ये चीज यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें हेट्रोफिलिक बाइंडिंग होती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलेक्टिन्स, आप उसमें टाइप्स लिख सकते हैं। ये चीज नहीं याद होती है, नॉट एन इश्यू, छोड़ सकते हो उसको, लेकिन ऐसा मत करना कि उस हेडिंग को बिल्कुल छोड़ दो। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो दैट यू शुड हैव समथिंग टू राइट कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। 5 नंबर में भी आता है तो अकेला नहीं आएगा। ठीक है, तो कैम्स को भी तुम इतना एक्सप्लेन कर पाओ कि सारा कुछ थोड़ा थोड़ा कंटेंट आ जाए। ठीक है, सेम विद द इंटीग्रिन्स। ठीक है, और जहां जो चीज आपको मुश्किल लगती है उसको फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं, आप छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए ये टर्म्स आपको लग रही होंगी, ये VLA पता नहीं क्या है, ये LEU क्या है, नहीं समझ में आता, छोड़ दो। ये एक्सटेंडेड वर्जन में दे रखा है। ठीक है, आप इसमें से मेन चीजें जैसे ये हो गया,
ठीक है, दैट इन्वॉल्व सेल मैट्रिक्स एडेशन, ठीक है, दैट कैन इनिशिएट द इंट्रासेलुलर सिग्नल पाथवेज, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसमें ये कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स हेटेरोडाइमर्स, ठीक है, जिसमें दो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स एसोसिएट रहते हैं विद द सब यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो आप ये चीजें इसमें लिख सकते हैं, ये टाइप्स मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मोर देन एनफ हो जाएगा इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट अ पेपर, काफी है, ठीक है। इज इट क्लियर विद एवरीथिंग? सेम विद दिस, इसमें भी वही कहानी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जहां आपको थोड़ा सा लगता है, देखिए हर चीज को आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख के जरूर पढ़िए, ठीक है। वी नेवर नो कि एग्जामिनर कैसा है, ठीक है। आप लोग एक रेम बायो का सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, कुछ लोग आप में से होंगे ना, कुछ लोग रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ते होंगे। यस मैम। जो ये आप रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, इट्स क्वाइट इजी सब्जेक्ट, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इवन फॉर अ नॉन मेडिकल ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसका पेपर चेकर बैठते हैं ना, तो कई बार ऐसे पर्सन भी बैठ जाते हैं जो फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इजी से इजी पेपर में भी ऐसा हो जाता है कि एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है, पेपर डिफिकल्ट ना भी आए, बट आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो ना, ये बहुत बेटर करता है। हमारा जो रेम बायो का पेपर था, किसी गोल्ड मेडलिस्ट ने चेक करा था, ठीक है। सो पूरी क्लास में से खाली 2 या 3 बच्चे ही रेमेडियल बायोलॉजी में पास थे, और वो सिर्फ 40 नंबर का पेपर था, उसमें भी बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है। तो यू नेवर नो कि पेपर चेक करने वाला कैसा है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ऐसे लिख लिया होता तो पास हो जाता या फिर अच्छे नंबर आ जाते, ठीक है। डाउट्स क्लियर हो गए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जब डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सो आप लोगों को अपना जो भी है, हम एक रिवीजन सेशन रखा करेंगे आपका अपकमिंग का जो वीक है, ठीक है। विल ट्राई कि आपका एक बार सिलेबस जो है, लेकिन ये आपके डाउट्स थे वो एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, उसमें मैं आपसे ओरली चीजें पूछूंगी, समझ रहे हो? अगर लिखने को मैं किस पे इंटरेक्शन है वही बता देना। नहीं, वो ओवरऑल सिलेबस रहेगा, मैं कभी भी किसी भी टॉपिक को रैंडमली उठा के डिस्कस कर सकती हूँ। अब तो तुम्हें सब आता है। मैम एक बार बता देना ना टॉपिक। नहीं, अब तो सिलेबस हिसाब से समझो कि सिलेबस पूरा हो गया है, तुमने एक बार लिख के प्रैक्टिस कर ली है, टेस्ट हो गए हैं, डाउट्स क्लियर हो गए, अब रैंडमली कोई भी टॉपिक जो है वो पूछा जा सकता है। तुम्हारे पास 3 दिन है, अच्छे से पढ़ लो, ओके मैम। ठीक है। एक ओरल टेस्ट की तरह होगा। हम ऐसा कर सकते हैं, हम ओरल आप जो डिस्कशन करना चाह रहे हो कर लो, एक बार सिर्फ जंक्शंस पे ही और इस वाले पे स्पेसिफिक एक दिन रख लो, फिर से मतलब वो रिवीजन नहीं मैम, क्वेश्चंस या फिर टेस्ट या फिर ओरल स्पेसिफिक इसी पे हो जो। हाँ, वो मैं इंक्लूड कर लूंगी ना, आप चाहते हो तो अपकमिंग जो आपका वर्किंग डे रहेगा, आई थिंक ट्यूसडे रहेगा, उसमें इसका ओरल टेस्ट ले लेंगे। हम इज इट ओके विद एवरीवन कि हम यही जो आज समझा इसको सुना देंगे? यस मैम, आज और कल वाला। यस मैम। दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे ना, बाकी सेल तो आपको आता ही है, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है। मैम संडे को रख ले शाम को। नहीं प्लीज, थोड़ा आराम भी रखेंगे, ट्यूसडे को रखेंगे, सही है, छुट्टी भी चाहिए होती है। सही है मैम, ट्यूसडे। अरे तुम पढ़ लोगे ना तो अच्छा रहेगा, तुम्हारी छुट्टी के साथ हमें भी थोड़ी सी छुट्टी मिल जाएगी ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप पढ़ लेना। टेस्ट आपका हम ट्यूसडे को एक ओरल इंटरैक्टिव सेशन की तरह रखेंगे, उसके बाद अपकमिंग जितने भी 4 या 5 दिन रह जाएंगे उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स जो हैं एक एक करके आपका ओरल टेस्ट लेके हम कवर कर देंगे, ठीक है। पेपर में ना मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए कि अच्छा नहीं लिखा है, तुम्हारी सारी बात मानी है कि मैम आज टेस्ट मत लो, ठीक है, आप समझा दो, सब समझा दिया, अब पेपर में मुझे ना डिसअपॉइंट मत करना। आ गई डेट शीट क्या नहीं है अभी नहीं आया। पता है मैम, पर मैडम ने मुझे बोल दिया था जो आप बोलोगे वही हम करेंगे। अच्छा, वो यस मैम, एनालिसिस वाले ने मुझसे पूछा था। यस मैम, हमने सीक्वेंस मतलब ऐसे ही दिया था मैडम को कि पहले एचपी का रखना, ये रखना। ओके, सो पहला एग्जाम मेरा ही रखा है तुम लोगों ने? हाँ, बाकी सब आता है तुम्हें? यस मैम। अच्छा, बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं तुम्हें, एक एचपी नहीं आता? नो मैम, एचपी कंटेंट बहुत ज्यादा था मैम, इसीलिए इसको पहले ही रखवाया मैम। मंडे को है इसका पेपर? 7 मंडे है मैम। यस, हाँ, वो 2 छुट्टी भी मिल जाएगी तुम्हें, अब तो बहुत टाइम है, अब तो टॉप करना फिर, ठीक है ना? करेंगे ना टॉप?
कोशिश भी नहीं करेंगे? मैम कोशिश पूरी होगी। कोशिश पूरी होगी। हाँ करिए करिए, और कर सकते हो तुम लोग, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से करिए। अटेंडेंस आपकी मार्क हो गई है, आप लोग पढ़ लो, डाउट्स होंगे तो पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैम इजी क्वेश्चन सेट करना। ये उम्मीद आप मुझसे मत रखिए भव्या, मैंने जितनी शिद्दत से पढ़ाया है ना, पेपर भी उतनी शिद्दत से आएगा आपको, ठीक है? मार्किंग भी उतनी अच्छे से होगी, तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर रहिए। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बोलते हैं अच्छी नहीं लगती बात, तुम तो सब पढ़ती हो। हाँ, नहीं पढ़ती हो? नहीं, पेपर तो देखो जितना अच्छे से पढ़ा है, पेपर भी उतने अच्छे से ही आएगा। बी रेडी। कितने नंबर का होगा? अच्छे देना। 30, हम पासिंग नंबर कितना है? 15। तुम भी पासिंग नंबर पूछ रहे हो हर्षप्रीत? मतलब जिनको मैं अच्छे बच्चों की कैटेगरी में डाल रही हूँ कि नहीं, थोड़ा टाइम का थोड़ा वो और बस ठीक है हर्षित, तुम अब पास होने लायक ही रह गए हो। पूछ रहा मैम 15 नंबर, 50%।